महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से विपक्षी इंडिया गठबंधन सदमे में है। उसके घटक दल नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने तो कह भी दिया कि नतीजे ना तो पार्टी और ना ही महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के नजरिए से देखें तो राउत का बयान बहुत हैरान करने वाला भी नहीं है। जो नतीजे आए हैं उनकी तो शायद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित मानते हुए जहां आराम की मुद्रा में चले गए थे, वहीं बीजेपी ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए उसे पलटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के जीत का मंत्र, बीजेपी के कई सुधारात्मक उपाय किए, कुछ योजनाएं शुरू की, विपक्ष के हर रणनीति का काट खोजा और बीजेपी ने सबसे पहले अपने मुख्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ मतभेदों को दूर किया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष के बयान से उभर कर आए थे। बीजेपी ने संघ के साथ ही उससे जुड़े हुए सभी संगठनों को चुनाव प्रचार के लिए मनाया। महिलाओं, किसानों और पिछड़े वर्गों का दांव, विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और अन्य पिछड़ा वर्गों तक पहुंचने के लिए संघ के साथ आने से उसे अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की नाराजगी और निराशा दूर करने में मदद मिली। आरएसएस से जुड़े सभी 35 संगठनों ने सक्रिय रूप से बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए प्रचार किया, जिससे माहौल उनके पक्ष में झुक गया। बीजेपी की कोशिशें रंग लाई और 6 महीने के भीतर उसने बाजी पूरी तरीके से पलट दी। लोकसभा की गलतियां भी सुधारी। बीजेपी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली थीं और वो महाविकास अघाड़ी के बाद दूसरे नंबर पर थी। विधानसभा चुनाव में तो उसे ऐसी जीत मिली कि अघाड़ी दूर दूर तक उसके आसपास भी नजर नहीं आ रही है। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हमने चुनाव को गंभीरता से लिया और घर घर जाकर प्रचार करने के लिए अपने कैडर को तैनात किया। हमें लोकसभा चुनाव में हुए जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण के खतरों का एहसास हुआ। लाड़की बहन योजना का लाभ मिला। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह से जानता था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव उसके लिए करो या मरो के समान है और वो किसी भी तरह की गलती का खतरा मोल नहीं सकता। इसलिए उसने गलतियों को पहचान कर दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किए। साथ ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से सीख लेते हुए महायुति सरकार ने सबसे पहले अपना प्रमुख लोक लुभावन कार्यक्रम माझी लाड़की बहन योजना शुरू की, जिसका उसे भारी चुनावी लाभ मिला। महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ी। लाड़की बहन योजना में 18 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है और महायुति ने सत्ता में दोबारा आने पर रकम बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया था। योजनाओं के लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 2.25 करोड़ है, जो कि कुल महिलाओं का 55% है। विधानसभा चुनाव से पूर्व इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए आ गए और 52 लाख नए मतदाताओं सहित महिला वोटर्स में 6% की वृद्धि ने एक अहम भूमिका निभाई। और क्या अच्छा हुआ, हिंदू एकता से जातीय जनगणना की काट निकाली। राज्य में जटिल जातीय समीकरणों के साथ महायुति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को सही रूप देना था। मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल के आरक्षण आंदोलन के साथ मराठवाड़ा और उत्तर और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मराठा और ओबीसी के बीच तीव्र ध्रुवीकरण हुआ। इससे शरद पवार को लाभ की संभावना थी, लेकिन बीजेपी के हिंदू एकता के अभियान ने महायुति के पक्ष में काम किया और जाति के नाम पर दूसरों को बांटा। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठियों की नाराजगी दूर की। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है, ऐसे नारे ने भी दम दिखाया। हिंदू मतों को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने अपने कट्टर हिंदुत्व के अभियान को आगे बढ़ाने में कोताही नहीं बरती। यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है को आगे बढ़ाया। संघ और उससे जुड़े संगठनों ने भी इसका समर्थन किया और साधु संतों का एक वर्ग भी इनके समर्थन में आया। नतीजों से साफ है कि ये नारे महायुति के पक्ष में काम कर गए। एमवीए की द्रमुक रणनीति या राज्य के सबसे बड़े ओबीसी समूहों में से एक कुनबियों, दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कामयाब नहीं हुई।
ओबीसी को अपने पक्ष में किया। मराठा आंदोलन से ओबीसी ध्रुवीकरण होने की उम्मीद थी और बीजेपी ने एक योजना से 353 समुदायों को एकजुट करने के मिशन पर काम किया। प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य में ओबीसी को बीजेपी से जोड़ने की योजना बनाकर प्रभावी ढंग से इसे लागू किया। ओबीसी की 7 जातियों और उपजातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया और इससे ओबीसी महायुति से जुड़े और 175 सीटों पर नतीजे तय करने में अहम साबित हुए। किसानों तक भी पहुंच बनाई। महाराष्ट्र की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों को ना तो महायुति और ना ही एमवीए नजरअंदाज कर सकती थी। बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी दूर करना बड़ी चुनौती थी, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में। लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए राज्य के बजट में सरकार ने 7.5 HP तक के कृषि पंपों का उपयोग करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा की। फसल ऋण माफी और भावांतर योजना का वादा कर किसानों को महायुति से जोड़ा। प्याज निर्यात मूल्य घटाया। किसानों के लिए केंद्र ने एक और सुधारात्मक उपाय करते हुए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया और प्याज पर निर्यात शुल्क घटा दिया। प्याज निर्यात पर रोक को भी हटा लिया गया। सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल समेत खाद्य तेल के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया गया और आधार सीमा शुल्क भी 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। रिफाइंड खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाया गया और इन पहलों का किसानों को लाभ मिला और वो महायुति के साथ आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।